हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आपका सेवियर्स एजुकेशन यूट्यूब चैनल पर। टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट क्लास 12th लेसन नंबर 15 द 7 एजेस ऑफ मैन। आज अपन बात करने जा रहे हैं राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड द्वारा आयोजित होने वाली वर्ष 2021 की परीक्षाएं, जिसका कि इंग्लिश अनिवार्य जो है कंपलसरी इंग्लिश की बुक है आपकी रेनबो, उसका चैप्टर नंबर 15 जिसका टाइटल है द 7 एजेस ऑफ मैन, जो कि एक पोएम है विलियम शेक्सपियर के द्वारा लिखी गई है। इससे पहले के सारे वीडियो जो है इसी चैनल की प्लेलिस्ट पे मैं डाल चुका हूँ। अगर आपने वो नहीं देखे हैं तो पहले देख लीजिएगा। चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा ताकि लेटेस्ट वीडियो नोटिफिकेशन आपको मिल सके। और अगर आपको ये पोएम अच्छी लगे तो अपने फ्रेंड्स के साथ भी इस वीडियो को ज़रूर शेयर कीजिएगा ताकि उनको भी कुछ बेनिफिट्स मिल सकें। तो चलो अपन बात करते हैं आज के अपने इस पोएम की। जैसा कि आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है, लेसन नंबर 15 जिसका कि टाइटल है द 7 एजेस ऑफ मैन, यानी कि मनुष्य की 7 अवस्थाएं। ठीक है, तो ये जो पोएम है ये विलियम शेक्सपियर के द्वारा लिखी गई है। विलियम शेक्सपियर कौन है ये परिचय के मोहताज नहीं है। अगर आप इंग्लिश के बारे में कुछ भी जानते हैं तो विलियम शेक्सपियर का नाम जरूर सुना होगा। फिर भी अगर नहीं सुना है तो आपको बता देता हूँ। अबाउट द पोएम पढ़ लेते हैं, अबाउट द पोइट भी पढ़ लेते हैं कि भाई इसके बारे में क्या है। तो सबसे पहले देखिए, विलियम शेक्सपियर 1564 to 1616 वॉज एन इंग्लिश पोइट, भी जिनका जन्म जो है लाइफ स्पैन 1564 से लेकर 1616 ईस्वी तक रहे। वो एक इंग्लिश पोइट है, प्ले राइट यानी कि प्ले भी लिखते हैं, वो एक्टर भी हैं, एंड ड्रामेटिस्ट, ड्रामेटिस्ट का मतलब नाटक का मंचन करने वाले नाटककार भी हैं। ही इज ऑफन कॉल्ड द बार्ड ऑफ एवन, और इनको जो है अक्सर बार्ड ऑफ एवन के नाम से जाना जाता है। His works include 38 plays, 154 sonnets and 2 long narrative poems। और इनका जो काम है यानी कि इन्होंने अपने जीवन भर में जो चीज़ें लिखी उसमें से 38 प्ले लिखे हैं, यानी कि 38 प्ले, 154 सोनेट्स, 154 सोनेट लिखे हैं। सोनेट क्या होता है? एक 14 लाइन की, 14 लाइन की जो पोएम होती है उसको कहा जाता है सोनेट। और शेक्सपियरियन सोनेट्स जो है वो 2 भागों में डिवाइड किए थे, ऑक्टेव एंड सस्टेव। तो ऑक्टेव में क्या है कि ऊपर वाले जो 8 लाइन है वो ऑक्टेव होगी, और फिर उसके बाद जो है अगला सस्टेट जो नीचे की 6 लाइनें थी ये शेक्सपियरियन सोनेट होते थे। इन्होंने इनके नाम पे ही उन सोनेट का एक पैटर्न हो गया। एक दूसरा भी है पेट्रार्कन, जिसमें जो है 4-4 लाइन के जो है 3 स्टैंजाज होते हैं, लास्ट में 2 कंक्लूडिंग कपलेट 2 लाइन का, जिसमें जो इन 3 स्टैंजाज में जो बात गई है उसको कंक्लूजन के रूप में 2 लाइन में लिखना। वो तो 2 टाइप के सोनेट्स होते हैं। तो सोनेट बेसिकली अभी आपको इतना ही ध्यान रखना है कि 14 लाइन की एक संक्षिप्त पोएम जो है उसको सोनेट कहा जाता है। इसके बाद देखो 2 लॉन्ग नैरेटिव पोएम्स, 2 लंबी कविताएं भी उन्होंने लिखी है। His plays have been translated into major modern languages and are performed on the वर्ल्ड ओवर। अभी कह रहा है उनके जो प्लेज हैं इनको विश्व की लगभग सभी आधुनिक भाषाओं में उनका अनुवाद किया गया और उनको दुनिया भर में परफॉर्म किया गया। परफॉर्म का मतलब क्या है? आज की तरह पहले के ज़माने में ये जो एंटरटेन के इतने साधन नहीं हुआ करते थे, टीवी है, चाहे वो डिसकनेक्शन है या दूसरी चीज़ें हैं, वो पहले नहीं हुआ करती थी। तो पहले जो भी जैसे रामलीला का मंचन होता था ना अपने यहाँ, कि भी रामलीला के कैरेक्टर आते थे, 8-8, 9-9, 10-10 दिन तक जो है वो लीलाएं चलती रहती थी, हम सभी इकट्ठा होकर देखते थे। उसी तरीके से विलियम शेक्सपियर के जो प्ले हैं इन प्ले को वंचित किया जाता था, मंच पर स्टेज पर उनका परफॉर्म किया जाता था। लोग देख के जो है जैसे आज मूवी देखते हैं अपन थिएटर में देख के, वैसे ही जो है वो देखते थे। शेक्सपियर परफॉर्म्ड मोस्ट ऑफ हिज फेमस वर्क्स बिटवीन 1589 एंड 1613। अभी कह रहा शेक्सपियर ने जो अपने जीवन के ज़्यादातर जो फेमस कार्य, जो फेमस प्ले लिखे वो 1589 से लेके 1613 तक इसके बीच में जो है इसमें लिखे थे। हिज प्लेज वर प्राइमरीली कॉमेडीज, और इनके जो प्ले हैं वो मुख्यतः क्या है? कॉमेडीज। कॉमेडी में क्या होता है? जो हास्य, हंसी मजाक से संबंधित जो प्ले होगा उसको अपन कॉमेडी कहेंगे। हिस्ट्रीज यानी कि इतिहास से संबंधित, जैसे किंग लियर है, हेमलेट है, तो इसमें हिस्टोरिकल इवेंट्स भी मिलते हैं।
ट्रेजिडीज का मतलब क्या होता है, जिसका दुखांत हो, यानी कि जो उस प्ले के अंदर जो मेन कैरेक्टर है उसकी मृत्यु हो जाए या उसका दुखद अंत हो, उसको अपन कहेंगे ट्रेजिडी। एंड ट्रेजिक कॉमेडी भी है, जैसे कि मान लो ट्रेजिक भी है और कॉमेडी भी, दोनों का जो है मिक्सचर। तो इसके जो मुख्य प्ले है उसमें देखो हैमलेट है, ओथेलो है, किंग लियर है, मैकबेथ है, ठीक है, ये सारे के सारे। इसके अलावा देखो एज यू लाइक इट है, तो एज यू लाइक इट एंड द मर्चेंट ऑफ वेनिस आर कंसिडर्ड टू बी हिज फाइनेस्ट प्ले, इनको इनका सबसे फाइनेस्ट प्ले माना जाता है। बाकी सारे भी जो है वो इम्पोर्टेंट है, लेकिन ये जो है सबसे बेस्ट माने जाते हैं। दिस पोएम इज ए मोनोलॉग। अब मोनोलॉग क्या होता है, मोनोलॉग का मतलब जो खुद के अपने आप एक व्यक्ति कहने वाला और बाकी सुनने वाले हो, तो ये भी जो है एक मोनोलॉग है, टेकन फ्रॉम हिज फेमस शेक्सपियरियन कॉमेडी एज यू लाइक इट। और ये भी इनकी जो कॉमेडी है जिसका टाइटल है एज यू लाइक इट, जैसा एक टाइटल से ही समझ में आ रहा है कि एज यू लाइक इट, जो आपकी मर्जी, जैसी आपकी इच्छा। तो यहाँ पर जो है उसमें से ये लिया गया है। इट इज स्पोकन बाय मेलांकोली जैकस, और इस प्ले के अंदर जो है जैकस नाम का एक कैरेक्टर है जो कि उदासी भरा है, उसके द्वारा ये बताई गई है। अकॉर्डिंग टू द पोइट मैन्स लाइफ कैन बी डिवाइडेड इनटू 7 स्टेजेस, और कवि के अनुसार जो मनुष्य का जीवन है वो 7 स्टेजेस में बांटा जा सकता है, 7 भागों में बांटा जा सकता है। जिस प्रकार से हमारे यहाँ पौराणिक ग्रंथों में क्या है कि भी मनुष्य के जीवन को जो है 100 साल की उम्र मानकर उसको 4 आश्रम में बांट दिया कि भी पहला जो है ब्रह्मचर्य है, उसके बाद गृहस्थ है, इसके बाद जो है वानप्रस्थ है, फिर संन्यास है। तो जिस तरीके से जो 4 आश्रमों की जो व्यवस्था थी अपने यहाँ पौराणिक वैदिक काल में या पौराणिक समय में, उसी प्रकार से इसमें जो है मनुष्य को 7 अवस्थाओं में बांटा गया है। सबसे पहले इन्फेंट, यानी कि जब वो शिशु के रूप में होता है छोटा। दूसरा स्कूल बॉय, जब वो स्कूल जाने लग जाता है। इसके बाद तीसरी स्टेज आती है लवर की, यानी एक प्रेमी के रूप में। इसके बाद चौथी अवस्था आती है एक सोल्जर, सिपाही के रूप में। इसके बाद जस्टिस के रूप में, फिर पेंटालोन एंड और लास्ट में ओल्ड एज। इस प्रकार से जो है 7 अवस्थाओं के बारे में अपन इसमें पढ़ेंगे। इट इज़ वन ऑफ द शेक्सपियर्स ऑफन कोटेड मोनोलॉग्स, और ये अक्सर इसमें इसको जो है कोट किया जाता है। तो ये जो है रिटन इन एम्बिक पेंटामीटर, और ये जो है एम्बिक पेंटामीटर यानी कि 5-5 लाइनों में जो है उस हिसाब से लिखा गया है। ये एक पैमाना है कविता के लिखने का, पेंटामीटर। मैनी राइटर्स फ्रॉम पाइथागोरस टू प्रेजेंट डे हैव कंपेयर्ड द वर्ल्ड टू ए स्टेज। अब ये कह कई सारे लेखक, चाहे वो पाइथागोरस हो और पाइथागोरस से लेकर वर्तमान समय तक के लगभग सभी जो राइटर्स है, लेखक है, उन्होंने दुनिया की कल्पना जो है किससे की है, एक स्टेज से, एक मंच से की है। तो अब अपन चर्चा करते हैं पोएम के बारे में। ये एक फिलोसफिकल पोएम है, यानी कि एक दार्शनिक कविता है जो कि जीवन के हकीकत को बताने का प्रयास किया है। विलियम शेक्सपियर ने इस कविता के माध्यम से ये संदेश देने का प्रयास किया है कि भाई ये दुनिया जो है, ये संसार जो है वो एक रंगमंच की तरह है, एक स्टेज की तरह है। जिस प्रकार से कोई फिल्म होती है, उस फिल्म के अंदर जो हीरो है या जो हीरोइन है, जिसका जो रोल है, उसको जो रोल दिया जाता है वो अपना रोल को परफॉर्म करता है, और उसका जैसे ही रोल खत्म होता है वो जो है मूवी से एग्जिट कर जाता है। उसी प्रकार से ये दुनिया जो है, पूरी दुनिया ही एक रंगमंच की तरह है, एक स्टेज की तरह है। इसको एक स्टेज मानकर इसमें बताया गया है। तो देखो अपन चर्चा करते हैं लाइन बाय लाइन, एक एक चीज़ पर। तो आप देखिए यहाँ, ऑल द वर्ल्ड इज अ स्टेज, यानी कि पूरा दुनिया जो है, पूरी विश्व जो है वो क्या है, एक स्टेज है, यानी कि एक रंगमंच है। एंड ऑल द मैन एंड वुमेन मेयरली प्लेयर्स, एंड ऑल द मैन, और सारे मैन, सारे आदमी, एंड वुमेन, और औरतें, मेयरली प्लेयर्स, मेयरली का मतलब केवल, प्लेयर्स यानी इसके ऊपर जो है भाग लेने वाले जो लोग हैं, जो प्ले करने वाले, अभिनय करने वाले अभिनेता है। यानी कि पूरी दुनिया ही क्या है, एक रंगमंच है, और जितने भी दुनिया के अंदर जो पुरुष है और महिलाएं हैं वो सिर्फ और सिर्फ उस रंगमंच के पात्र हैं, उस नाटक के पात्र हैं।
दे हैव देयर एग्जिट्स एंड देयर एंट्रेंसेस। दे हैव यानी कि इसके अंदर जो दे कौन, मेंस एंड वुमेन, हैव देयर एग्जिट्स, एग्जिट्स का मतलब क्या है, निकल जाना, एंड देयर एंट्रेंसेस और प्रवेश कर जाना। भाई जैसे ही किसी को जो रोल दिया जाएगा, जैसे ही वो रोल खत्म हुआ वो वहाँ से निकल जाता है, जैसे ही जिसका रोल आता है वो वापस प्रवेश कर जाता है। तो यहाँ पर यही है कि वो एग्जिट होते रहते हैं, एंट्रेंस करते रहते हैं। एंड वन मैन इन हिज टाइम प्लेज मैनी पार्ट्स। अभी कह रहा है इस टाइम एक आदमी जो है अपने समय में बहुत सारे पार्ट करता है, यानी बहुत सारे भाग, बहुत सारी भूमिकाएं निभाता है। एक ही व्यक्ति अलग अलग समय में अलग अलग भूमिका निभाता है। हिज एक्ट्स बीइंग 7 एजेस, और उसके जो ये एक्ट है उसके द्वारा जो किए गए ये कार्य है वो 7 अवस्थाओं से होकर गुजरता है। अब देखो 7 अवस्थाएं कौन कौन सी, तो सबसे पहले देखो नंबर 1 एट फर्स्ट, यानी जो पहली अवस्था है द इन्फेंट। इन्फेंट का मतलब होता है शिशु, अबोध बालक। तो पहली अवस्था जो है वो एक इन्फेंट की, एक शिशु के रूप में जब हम जन्म लेते हैं, पैदा होते हैं, उस अबोध बालक की, जो कि म्यूलिंग एंड प्यूकिंग इन द नर्स आर्म। म्यूलिंग का मतलब रोना, जो कि रोता है, एंड प्यूकिंग का मतलब जो वोमिटिंग कर देता है, उल्टी कर देता है, इन नर्स आर्म यानी कि नर्स की बाहों में, यानी कि जो उसकी देखभाल करता है उसकी बाहों में। मतलब क्या है कि वो पूरी तरह से डिपेंड होता है, खुद कुछ भी नहीं कर पाता। तो पहली अवस्था जो है इन्फेंट, एक शिशु की अवस्था है, जिसमें जब वो इस दुनिया में आता है तो वो पूरी तरह से अपनी नर्स, अपनी आया, अपनी माँ, मदर के ऊपर डिपेंड रहता है। इसके बाद देखो देन द वीनिंग स्कूल बॉय विद हिज सैचल एंड शाइनिंग मॉर्निंग फेस क्रीपिंग लाइक स्नेल अनविलिंग टू स्कूल। उसके बाद देखो दूसरी अवस्था देन यानी तब, द वीनिंग स्कूल बॉय। वीनिंग स्कूल बॉय यानी स्कूल जाने वाले एक बालक की भूमिका उसकी आती हुई। बच्चा जब बड़ा हो जाता है 3 साल के बाद स्कूल जाना शुरू हो जाता है, तो शैशव अवस्था के बाद जब उसकी बाल्यावस्था आती है स्कूल बॉय के रूप में, विद हिज सैचल। सैचल का मतलब होता है बैग, अपने बैग के साथ, एंड शाइनिंग मॉर्निंग फेस, और उसका जो सुबह का चेहरा जो है वो ग्लो करता है, चेहरा चमकता हुआ चेहरे के साथ। क्रीपिंग, क्रीपिंग का मतलब रेंगना, चलना, धीरे धीरे चलना। रेंग के तो बच्चा क्या चलेगा, लेकिन धीरे धीरे चलना। लाइक स्नेल, स्नेल का मतलब होता है घोंघा, जो कि बहुत धीरे धीरे चलता है। जिस शंख जो होता है ना, शंख के अंदर जो पाया जाता है घोंघा, तो वो धीरे चलता है। तो इसलिए उसकी तुलना की गई है कि भाई वो भी जो है एक घोंघा की तरह बहुत धीरे धीरे चलता है। अनविलिंग टू स्कूल, जो कि विद्यालय जाना नहीं चाहता, स्कूल जाना नहीं चाहता। तो ये दूसरी उसकी भूमिका होगी। पहला जो है एक इन्फेंट के रूप में, दूसरा अनविलिंग स्कूल बॉय। अगला देखो एंड देन द लवर, और उसके बाद अगली जो भूमिका आती है वो भूमिका आती है एक लवर की, एक प्रेमी की, जो कि क्या करता है, साइनिंग। साइनिंग का मतलब क्या है, साइंग, साइंग का मतलब है आय भरना। साइंग का मतलब क्या है, आय भरना। लाइक फर्नेंस, फर्नेंस क्या होती है, भट्टी। अब भट्टी क्या करती है, भट्टी को देखा ना, आग की भट्टी, उसमें आंच जो है एक जैसी जलती है क्या, कभी तेज होती है कभी धीरे होती है, या एक, तो इसी तरीके से उसकी तुलना की गई है एक लवर के अंदर की जो फीलिंग्स है उनकी तुलना की गई है भट्टी से, कि भाई वो भट्टी की तरह आय भरता है ये। और क्या करता है, विल विद ए वोफुल बैलेड, और वो क्या करता है, वोफुल का मतलब सैड, दुखद, या उसको मिस करने वाला। बैलेड का मतलब होता है गीत, वो उसके लिए गीत की रचना करता है, सैड सॉन्ग की रचना करता है। मैड टू हिज मिस्ट्रेस आईब्रो, जो कि उसकी मिस्ट्रेस, अपनी मिस्ट्रेस की आईब्रो के बारे में, अपनी मिस्ट्रेस की भौहें के बारे में। यानी कि एक लवर जो उसके इमोशंस जो है बहुत ज़्यादा हाई होते हैं, और वो जो है जिस प्रकार से आपके नाम सुन के, लवर का नाम सुनते ही दिल लोले मारने लगा ना, अंदर जो है अंदर ही अंदर बड़े खुश हो रहे होगा, अरे वाह अपनी आ गई, अरे हाँ भाई आ गई, ये अवस्था आपकी वैसी है। ये 3rd स्टेज है, यानी कि इस विलियम शेक्सपियर के हिसाब से आपकी जो अवस्था है वो 3री स्टेज में आप चल रहे हैं। और यहाँ जो है इमोशंस जो है वो एक बहुत मतलब
फोर्सफुल एक नदी जो है उसके तेज बहाव की तरह बहते हैं वो, और हिलोरे मारते रहते हैं, और वो जो है अपनी मिस्ट्रेस, अपनी जो प्रेमिका है उसके आईब्रोज, उसकी खूबसूरती के बारे में प्रशंसा करता रहता है। इसके बाद देखो देन अ सोल्जर, इसके बाद की जो भूमिका है वो एक सोल्जर। अब सोल्जर का मतलब क्या है भाई, यहाँ तक की तीनों वास्तव में सैनिक। अब देखो उस समय जब विलियम शेक्सपियर ने ये लिखा तो कई देशों में क्या होता है, सैनिक के रूप में एज ए सोल्जर वहाँ कंपलसरी सेवा देनी होती है। एक अर्थ तो अपन ये ले सकते हैं कि भाई उस समय जो है जब उसको सैनिक बनना ही पड़ता था वो चीज़। दूसरा अपन सैनिक से मतलब ये है कि भी प्रोफेशन, जब एक अवस्था होती है, एक एज होती है, उसके बाद हमें कुछ न कुछ धंधा करना पड़ता है, कार्य करना पड़ता है। तो जब हम किसी प्रोफेशन में घुस जाते हैं, भाई अभी तक क्या किया है, सबसे पहली अवस्था इन्फेंट के रूप में, एक बालक के रूप में थी, दूसरा अनविलिंग स्कूल बॉय, तीसरा लवर के रूप में। तो ये सारी चीजें जो है इसके बाद जब अपन प्रोफेशनल लाइफ में जाते हैं, यानी कुछ भी रोजगार की तलाश करते हैं, काम धंधा करते हैं, उसको एज ए सोल्जर के रूप में अपन मान सकते हैं। फुल ऑफ स्ट्रेंज ऑथ्स, स्ट्रेंज ऑथ का मतलब जो है जो कि क्या है, उसमें मतलब बहुत ज़्यादा वो है, भाषा जो है उसकी बहुत ज़्यादा सभ्य नहीं है, हर जैसा जो है अब्यूज़ करता है, गालियाँ देता है या ऐसे शब्दों का प्रयोग करता है। एंड बियर्डेड लाइक द पार्ड, और उसकी जो बियर्ड है, जो दाढ़ी है, वो लाइक ए पार्ड, पार्ड का मतलब है लियोपार्ड, लियोपार्ड तेंदुआ जो है, तेंदुए की तरह उसकी दाढ़ी। और आजकल तो ट्रेंड ही बन गया है दाढ़ी, अब पहचान बन गई, और जो दाढ़ी रखेगा उसको जो है अच्छा माना जाएगा। अभी हो सकता है आपके नज़रिए से सही हो, कुछ लोगों का नज़रिया इस पर भी अलग हो सकता है। तो ये जो स्टेज है जिसमें जो है लियोपार्ड की तरह दाढ़ी बड़ी होती है और उसकी भाषा भी जो है सभ्य नहीं होती, बात बात पे गुस्सा आता है। जेलस इन ऑनर, और सम्मान में जलन होती है, जब किसी दूसरे को प्रतिष्ठा मिलती है, मान सम्मान मिलता है तो उसको जलन होती है। सडन एंड क्विक इन क्वेरल, और अचानक से, जो सडन का मतलब एकदम से, एंड क्विक यानी तेजी से, इन क्वेरल लड़ने के लिए तैयार रहता है। एकदम से जो है कैसे कैसे बोल दिया ये वो, एकदम से जो अति ऊर्जा वाली जो स्थिति है वो यहाँ होती है, भी लड़ने को उतारू रहते हैं। सीकिंग द बब्बल रेपुटेशन, और सीकिंग का मतलब प्राप्त करने के लिए, छोटी छोटी किसकी, बब्बल, बब्बल क्या होता है, बुलबुला। रेपुटेशन का मतलब इज्जत, थोड़ी सी भी इज्जत, अरे मेरे की तारीफ कर दे या मेरी प्रशंसा हो जाए तो उस क्षणिक रेपुटेशन के लिए जो है, क्षणिक इज्जत के लिए भी आप जो है अपनी बाहें फैला के जो है लड़ने को, मरने मारने को उतारू हो जाते हैं इस अवस्था में। तो ये जो अवस्था है एक सोल्जर्स की होती है। इवन इन द कैनन्स माउथ, यहाँ तक कि एक तोप के मुंह में भी, तोप का मुंह मतलब क्या है कि मृत्यु के मुंह में भी, यानी कितना भी बड़े से बड़ा अगर कोई खतरा है उसको भी उठाने के लिए तैयार हो जाएंगे। तो ये जो अवस्था है, यानी कि जब हमारे अंदर जो है एकदम से विचारों की अस्थिरता होती है, जोश होता है, जुनून होता है, हम अपने उस कार्य के प्रति काम करते हैं, तो ये चीज़ें जो है ये अवस्था कहलाएगी चौथी अवस्था। तो अपन 4 अवस्थाओं के बारे में चर्चा कर चुके हैं, पहली इन्फेंट के बारे में, दूसरी स्कूल बॉय, तीसरा लवर, और चौथा जो है वो एक सोल्जर के रूप में। इसके बाद देखो अगली स्टेज जो है वो ये बताता है एंड देन, और तब। इसके बाद की जो अवस्था है द जस्टिस, जस्टिस का मतलब जो है न्यायाधीश। अब यहाँ न्यायाधीश का मतलब क्या है कि जब उसको जो है उसको सोशली एक्सेप्ट कर लिया जाए, या परिवार में या समाज में वो निर्णय लेने योग्य हो जाए। अक्सर अपन देखते हैं कि भाई रिटायरमेंट के बाद जो लोग हैं वो समाज सेवा में अपनी रुचि रखते हैं और लोग उसकी बातें भी मानते हैं, तो उस मीनिंग से अपन ले सकते हैं, क्योंकि हर व्यक्ति तो अपने जीवन में न्यायाधीश नहीं बन सकता ना। तो वो जो है कहीं न कहीं उसकी जो राय है, उसके जो थॉट्स है, उनको समाज या परिवार एक्सेप्ट करना शुरू कर देता है। डिसीजन मेकिंग में जब वो आ जाता है तो उस स्थिति को अपन जस्टिस के रूप में कह सकते हैं कि भाई उसके बाद जो स्थिति है वो आपकी डिसीजन मेकर की आ जाती है।
इन फेयर बेली विद गुड कैपन लाइन, और इसके बाद जो है इन फेयर राउंड बेली, बेली का मतलब पेट, भाई आपका जो है पेट भी बाहर आ जाता है यूं थोड़ा बहुत जो है खा खा के, विद गुड कैपन लाइन। अब कैपन का मतलब जो है वो मुर्गा होता है कि भाई मुर्गा, यहाँ मुर्गे से मतलब क्या है, पूरा प्राचीन समय में जो है जब इतने लोगों के पास पैसे तो हुआ नहीं करते थे, तो उस समय जो है रिश्वत में जो है ब्राइब के रूप में मुर्गे को दिया जाता था। तो वो कैपन लाइन कि भी आप जो है मुर्गे खा खा के, यानी कि आपने जो है रिश्वत खाई है। तो इस प्रकार से जो है अपनी बेली को भी आपने, पेट भी बाहर आ गया है। विद आईज सीवर एंड बियर्ड ऑफ फॉर्मल कट, और अब आंखों में भी आपकी जो है गंभीरता आ गई है, और बियर्ड जो है आपकी दाढ़ी जो है उसमें फॉर्मल कट आ गए, यानी कि एकदम से ऑफिशियल आप उस दाढ़ी को मेंटेन रखने लग गए। फुल ऑफ वाइज साज, और यहाँ क्या है, फुल ऑफ वाइज साज, साज का मतलब कहावतें, बहुत सारी ऐसी कहावतें जो है वो आपने याद कर रखी है। एंड मॉडर्न इंस्टेंस, इसके साथ साथ जो मॉडर्न इंस्टेंस जो है आधुनिक घटनाओं के इंसिडेंट्स जो है वो भी आपको याद है। एंड सो ही प्लेज हिज पार्ट, और इस तरीके से वो अपनी भूमिका निभाते हैं। यानी कि जब जो है आप एक डिसीजन मेकर के रूप में भूमिका निभा रहे होते हैं, तो जब आप अपना पक्ष रखते हैं तो उसके साथ साथ कुछ लौकिक मुहावरों का भी प्रयोग करते हैं, लोकोक्तियाँ के भी प्रयोग करते हैं, वर्तमान परिप्रेक्ष्य के एग्जाम्पल्स भी देते हैं, और इस प्रकार से आप अपने उस पार्ट को जो है वो अदा करते हो। इसके बाद देखो सिक्स्थ आती है, छठी अवस्था। द सिक्स्थ एज शिफ्ट्स इनटू द लीन एंड स्लिपर्ड पेंटालून। द सिक्स्थ एज यानी छठी अवस्था शिफ्ट कर देती है इनटू द लीन, लीन का मतलब दुबला पतला, एंड स्लिपर्ड का मतलब चप्पल पहने हुए, पेंटालून का मतलब बूढ़ा व्यक्ति जो है वो एकदम से जोकर जैसा दिखे, दिखने में अच्छा नहीं हो, मूर्ख जैसा दिखे। तो अब क्या होगा, जैसे आप बूढ़े होंगे तो जो शरीर के अंदर जो कमजोरी आएगी, दुबलापन आएगा, और उसके बाद आप ऐसे ही दिखेंगे। उसके अलावा क्या, विद स्पेक्टेकल्स ऑन नोज, यानी कि आपकी नज़रें भी कमज़ोर हो जाएगी, तो उस समय नाक पर स्पेक्टेकल्स, चश्मा चढ़ जाएगा। एंड पाउच ऑन साइड, और बगल में जो है पाउच, थैला टंगा रहता है। हिज यूथफुल होज, और उसके जो यूथफुल होज यानी जवानी के जो होज का मतलब जो है पैंट या जो पाजामा, जो पतलून वगैरह पहना करते थे आप, तो उस जवानी की जो होज है, जो पतलून है, वेल सेव्ड, उसको अच्छे से आपने सेव करके रखा है। एंड ए वार्ड टू वाइड, और वो क्या हो गई, अब चौड़ी हो गई। अब देखो कोई भी पैंट है या पायजामा या पतलून है, वो तो अब चौड़ी नहीं होगी ना। अब चौड़े होने का मतलब क्या है कि भी उसका शरीर जो है सिकुड़ गया है, दुबला हो गया है, इसलिए वो जो वस्त्र है वो उसका ढीला हो गया, तो उसको चौड़ा लग रहा है। फॉर हिज श्रंक सैंक, क्योंकि उसकी जो सैंक का मतलब क्या है, लेग, पाँव जो है, उसके पैर जो है, पिंडली वगैरह जो है, इस श्रंक का मतलब सिकुड़ गई है। एंड हिज बिग मैनली वॉइस, और उसकी जो बिग मैनली वॉइस यानी कि जो भारी आवाज़ है, एक आदमी के रूप में, एक मर्द के रूप में जो मर्दाना हैवी वॉइस है, जो आदमी की आवाज़ है। टर्निंग अगेन टूवर्ड्स चाइल्डिश ट्रेबल पाइप्स, टर्निंग अगेन यानी फिर से बदल गई। अगेन का मतलब क्या है, फिर से, यानी कि जब बचपन में जैसी थी, जब एक बच्चा बोलता था उसी तरीके से तीक्ष्ण आवाज़ जो है, पाइप क्या होता है, एक वाद्य यंत्र होता है, तो उस पाइप की तरह। एंड विसल्स इन हिज साउंड, और जब आप बोलते हैं तो साउंड में से जो है विसल, सीटियाँ बजती है, यानी कि दांत जो है वो लगभग टूट चुके होते हैं, हवा जो है पास हो रही है, तो जब भी बोलते हैं एकदम से विसल की तरह और एक बच्चे की तरह जो है आवाज़ निकलती है। तो इस प्रकार से ये छठी अवस्था हो गई। अब अपन बात करते हैं, देखो द लास्ट सीन ऑफ ऑल, और इसमें जो सबसे लास्ट सीन यानी कि सबसे जो अंतिम अवस्था है वो क्या है, दैट एंड्स, जिसका कि अंत होता है, दिस स्ट्रेंज इवेंटफुल हिस्ट्री, यानी इस अजीब से इतिहास का अंत जब होता है, इज सेकेंड चाइल्डनेस, वो क्या है, दूसरा बचपन है, सेकेंड चाइल्डनेस है यानी कि दूसरा बचपन है। एंड मेयर ओब्लिवियन,
और यहाँ पर जो है ओब्लिवियन का मतलब विस्मृति, धुंधला सा, स्पष्ट नहीं हो, अनक्लियर हो, भूल जाने वाली स्थिति हो। तो यहाँ पर जो है क्या होता है, बचपन में जिस प्रकार से बूढ़े अपने घर में जो भी आपके दादा दादी या इस अवस्था के लोग होंगे, तो वहाँ आपने महसूस किया होगा कि भाई वो जो है क्या करते हैं, उनको पूरी चीज़ें जो है वो भूल जाते हैं। एक बच्चे की तरह जो है, भूख लगी, अभी खाना खिलाया, फिर से कहते हैं अरे खाना खा नहीं खिलाओगे क्या आज, अरे अभी तो खाया था, कब खाया था, झूठ बोल रहे हो, मैं झूठ बोलता हूँ क्या, मतलब उनको कुछ पता ही नहीं चलता। एक बचपन की तरह उनकी जो याद भी नहीं रहता कुछ भी, कौन आया कौन गया कोई मतलब नहीं। तो इस प्रकार से जो है उनकी विस्मृतियाँ जो है वो कमज़ोर हो जाती है। सेंस टीथ, सेंस आईज, सेंस टेस्ट, सेंस एवरीथिंग। सेंस का मतलब है विदाउट, सेंस टीथ यानी बिना दांतों के, सारे दांत गिर जाते हैं। सेंस आईज, अब बिना आईज का मतलब यहाँ है आंखों की रोशनी चली जाती है, स्पष्ट रूप से कुछ दिखाई नहीं देता। अरे हाँ भाई कौन है, दिखे कौन ही भाई, इस तरह की जो है वो कहते हैं कि भाई उनको जो है दिखता भी नहीं है, दांत होते नहीं है। सेंस टीथ, किसी प्रकार के सेंस टेस्ट यानी कि स्वाद का भी कोई पता नहीं चलता। और सेंस एवरीथिंग, और हर चीज़ को वो खो देते हैं। इस प्रकार से जो है सातवीं अवस्था जो अंतिम अवस्था है, इसके बाद आप उस परमपिता परमात्मा के पास चले जाते हैं। तो इस प्रकार से विलियम शेक्सपियर ने एज यू लाइक इट नाम का जो उसका प्ले है, जिसके अंदर जो कैरेक्टर जैकस है, उसके माध्यम से ये हमें संदेश देने का प्रयास किया है कि भी हम भी अपने जीवन में जो है इन अवस्थाओं से होके गुजरते हैं, और इन अवस्थाओं में हमारी मनोस्थिति क्या होती है, हमारी फीलिंग्स कैसी होती है, इसके बारे में बताने का प्रयास किया है। तो अगर आज आपको अपनी इस जवानी, अपनी इस बहादुरी, भुजाओं पर अगर गर्व है ना, तो ये देख लेना, सातवीं अवस्था तक पढ़ जरूर लेना कि वो कहते हैं ना, कभी सास भी कभी बहू थी, कभी मैं भी जवान था। बूढ़े बुजुर्ग अक्सर कहते रहते हैं ना, तेरी उम्र में मैं था ना ऐसे कर लेता था, और अपन को क्या लगता है देखो हैंग रहा है, ढोक रहा। तो आने वाले समय में हो सकता है आपके साथ भी वही हो जाए। तो अभी समय के हिसाब से अपने आप को प्रिपेयर रखो, और इसी तरीके से जो है अपने जीवन को आगे बढ़ाना है। तो इस तरीके से अपन ने डिस्कस किया इस पोएम का। तो उम्मीद करता हूँ कि ये पोएम आपको अच्छे से समझ में आई होगी। अब एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से तो आप अच्छे तरीके से कर सकोगे। इसके अलावा जो व्यवहारिक जीवन में भी ये आपके बहुत काम आने वाली चीज़ है, ऐसी मैं उम्मीद करता हूँ। इसी के साथ आज की सेशन को यहाँ विराम देता हूँ। अब सातवीं अवस्थाएं कौन कौन सी थी, अगर आपसे पूछ लें तो आप आसानी से बता सकते हैं कि पहली जो है इन्फेंट यानी बालक के रूप में, दूसरी अनविलिंग स्कूल बॉय के रूप में, तीसरी लवर के रूप में, चौथी सोल्जर के रूप में, पांचवी जस्टिस के रूप में, और छठी क्या थी, पेंटालून, और सातवीं बिल्कुल ओल्ड एज वाली। तो ये सातों अवस्थाएं आपको समझ में आई होगी, और उसमें किस प्रकार की मनोस्थिति रहती है, किस प्रकार की शारीरिक बनावट रहती है, ये भी आपने जाना। इसी के साथ आज के इस सेशन को यहीं विराम देंगे। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।